हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका मेघवाल। स्वागत है आपका एक बार फिर हेल्थ टुगेदर 2025 के अंदर। आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ इंजेक्शन लगाने के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो उनको बेसिक नॉलेज नहीं हो पाता है कि प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास में आया है तो हमें क्या करना है ना। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी पेशेंट आपके पास में आता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना आना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन जब आप देखते हो तो प्रिस्क्रिप्शन में कंप्लेन ऑफ या हिस्ट्री ऑफ में डिजीज लिखी होती है। डॉक्टर उसका डायग्नोसिस लिखते हैं कि पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, उसको पेट दर्द हो रहा है या कोई भी कंप्लेन होगी, वॉटेवर वो सारी कंप्लेन सबसे पहले डॉक्टर उस पर लिखेंगे। क्लियर है। देन उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई भी प्रिस्क्रिप्शन अगर बन रहा है तो सबसे पहले होता है आपका मेडिसिन फॉर्म, है ना। मेडिसिन फॉर्म होता है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, मेडिसिन का फॉर्म देखना होता है आपको। उसके बाद में होता है मेडिसिन का नेम, मेडिसिन नेम, है ना। मेडिसिन नेम के बाद में क्या होता है, मेडिसिन डोज, मेडिसिन डोज पता होना चाहिए। देन उसके बाद में होता है मेडिसिन रूट, क्लियर है। एंड देन होती है मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी। क्लियर बात है। तो ये चीज़ें कुछ होती है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। आप जब भी प्रिस्क्रिप्शन हाथ में लेते हो तो कोई भी चीज़ अगर लिखी हुई है डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, जो भी मेडिसिन या ड्रग्स लिखी है, तो उनमें ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है ना। ये सारी चीज़ें पढ़ना आपको आनी चाहिए। क्लियर बात है। जैसे सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेडिसिन फॉर्म की। तो मेडिसिन फॉर्म के अंदर हो सकता है कि डॉक्टर ने लिखा होगा कोई टैबलेट, तो वहाँ पर लिखा होगा TAB। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर किसी ना किसी टैबलेट की बात हो रही है। क्लियर है। अगर कोई कैप्सूल होगा तो CAP लिखा होगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर ने वहां पर कोई ना कोई कैप्सूल लिखी है। क्लियर है। अगर कोई ऑइंटमेंट लिखा है तो OINT लिखा होगा, जिससे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर किसी ना किसी ऑइंटमेंट की बात हो रही है। इसके अलावा ID लिखा होगा, जिससे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर किसी ना किसी आई ड्रॉप की बात हो रही है। इज इट क्लियर। अगर SYP लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि किसी ना किसी सिरप की बात हो रही है, वहां पर कोई ना कोई सिरप कंटेंट लिखा हुआ है। इज इट क्लियर। इसके बाद में हम बात करते हैं INJ, यानी कि इंजेक्शन की बात हो रही है। इज इट क्लियर। इंजेक्शन या कोई भी चीज अगर लिख रहे हैं, मेडिसिन किस फॉर्म में आ रही है वो फॉर्म सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टैबलेट लिखी है, कोई कैप्सूल लिखा है, कोई ऑइंटमेंट लिखा है, सिरप लिखा है या इंजेक्शन लिखा है ना। तो प्रिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले ये चीज पढ़ना आनी चाहिए, समझना आनी चाहिए। क्लियर है। दूसरा होता है आपका मेडिसिन नेम। ठीक है। जब कोई भी टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट लिखा होगा तो उसका नाम लिखा हुआ होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई टैबलेट लिखी है, टैबलेट PCM, यानी कि पेशेंट को क्या देना है, टैबलेट पैरासीटामोल देना है। क्लियर है। अगर लिखा है आपका इंजेक्शन PCM, यानी कि यहाँ पर इंजेक्शन पैरासीटामोल की बात हो रही है। इज इट क्लियर। तो आपको वहां पर इंजेक्शन मेडिसिन का नाम देखना है। क्लियर बात है। फॉर्म के साथ में नाम लिखा होगा, उसके आगे लिखा होगा डोज। डोज की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि टैबलेट है तो पैरासीटामोल के आगे लिखा होगा 500 mg। क्लियर बात है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg का डोज देना है। क्लियर बात है। तो ये चीज आपको पढ़ना आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंजेक्शन पैरासीटामोल लिखा हुआ है तो हो सकता है वहां पर लिखा होगा इंजेक्शन पैरासीटामोल की डोज। अगर इंजेक्शन फॉर्म में है तो डॉक्टर क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हो सकता है कि mg डोज लिखा हो 300 mg। क्लियर बात है। 300 mg का आता है 150 mg ईच ml के अंदर, तो 300 mg हुआ। ठीक है। हो सकता है वहां पर 2 ml लिखा हुआ आया है। क्लियर है। या फिर हो सकता है वहां पर 1 एम्पुल लिखा हुआ आया है। तो तीनों का मतलब सेम होता है। अगर प्रिस्क्रिप्शन में इंजेक्शन पैरासीटामोल 300 mg लिखा हुआ है तो आपको 1 एम्पुल लगाना है। अगर वहां पर इंजेक्शन पैरासीटामोल 2 ml लिखा हुआ है तो भी आपको एक ही एम्पुल लगाना है। और अगर इंजेक्शन पैरासीटामोल 1 एम्पुल लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी क्या है, एक एम्पुल ही लगाना है। अगर डॉक्टर ने लिख दिया 600 mg तो फिर यहाँ पर आपको 4 ml यानी कि 2 एम्पुल्स लगाने पड़ सकते हैं। तो मैं बता रही हूँ आपको कि मेडिसिन की डोज या तो mg में लिखी हुई होगी या ml में लिखी हुई होगी। मेनली तो ये लिखी हुई होती है ना। या फिर हो सकता है कहीं पे 1 एम्पुल 2 एम्पुल ये लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है। इससे क्या होगा, आपको अगर ये चीज़ समझ में आएगी ना तो आप कभी भी मिस मेडिकेशन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है। अगर फ्रूसामाइड लिख दिया 40 mg
और आप एक एम्पूल ही पेशेंट को लगा रहे हो, तो आपने केवल उसका आधा डोज ही दिया है, जो डॉक्टर ने लिखा उसका केवल आधा डोज आपने दिया है। तो आपको पता होना चाहिए एमजी कितना लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट होता है आपका मेडिसिन का रूट। जब भी कोई मेडिसिन लिखी है फॉर्म के साथ में नेम एंड डोज, देन उसके बाद में उसका रूट लिखा हुआ होता है। रूट क्या क्या हो सकता है आईएम लिखा हुआ हो सकता है आईवी लिखा हुआ हो, इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस हो सकता है, सब क्यूटेनियस लिखा हुआ है ना, हो सकता है इंट्रा डर्मल लिखा हुआ, और टेबलेट होती है तो वहाँ पर ओरल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओरल रूट से ही जाएगी टेबलेट, है ना। अगर कोई टेबलेट ऐसी है जो सपोजिटरी है या फिर वेजाइनल लिखनी है तो वहाँ पर डॉक्टर लिखते हैं अलग से कि यहाँ पर वेजाइनल डालनी है सपोजिटरी। इज इट क्लियर? बाकी टेबलेट फॉर्म में ओरल अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है ना। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंजेक्शन पैरासीटामोल 2 ml इंट्रामस्क्यूलर, तो आपको पता होना चाहिए वो कैसे लगाना है, आपको आईएम लगाता है इंजेक्शन, ठीक है। आईवी लिखा हुआ है तो आईवी लगाना है इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस लिखा हुआ है तो सबक्यूटेनियस लगाना है। तो आपको मेडिसिन का रूट भी वहाँ पर कंफर्म कर लेना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात होती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ तो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है कोई भी मेडिसिन के एंड में कि ये किस प्रकार देनी है आपको, है ना, किस किस प्रकार से इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। यानी कि हो सकता है किसी इंजेक्शन के आगे या टेबलेट के आगे लिखा हो स्टेट। स्टेट का मतलब होता है तुरंत देनी है, ठीक है। एक बार आपने दे दी मेडिसिन, उसके बाद में वहीं पे मतलब सिंगल शॉट देना है उसका, क्लियर है। हो सकता है वहाँ पर लिखा हो ओडी, यानी कि दिन में एक बार देनी है, क्लियर बात है। अगर वहाँ पर लिखा हुआ है बीडी, यानी कि दिन में 2 बार देनी है, सुबह शाम, क्लियर बात है। अगर लिखा हुआ है TDS, यानी कि दिन में 3 बार देनी है। अगर लिखा हुआ है QID, तो इसका मतलब क्या है, मेडिसिन दिन में 4 बार यानी कि हर 6 घंटे के पीरियड में आपको देनी है। अगर लिखा हुआ है HS, यानी कि रात को सोते समय देनी है, क्लियर है। अगर लिखा हुआ है ALT, यानी कि अल्टरनेट डे देनी है, एक दिन छोड़ के एक दिन अल्टरनेट डे आपको मेडिसिन देनी है, क्लियर है। अगर किसी मेडिसिन के आगे ऑब्लिक लगाकर PC लिखा हुआ है, यानी कि खाने के बाद देनी है, और अगर AC लिखा हुआ है तो इसका मतलब खाली पेट वो मेडिसिन जाने वाली है। तो ये कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, ये आपको पता होनी ज़रूरी है। तो प्रिस्क्रिप्शन अगर आता है तो ये कुछ चीज़ें पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई होती है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कितने दिन तक जाएगी, तो 3 days इंटू 5 days इंटू 10 days इंटू 1 month, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो प्रिस्क्रिप्शन, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है कि सबसे पहले पेशेंट आपके पास आया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंजेक्शन के बारे में, ठीक है। इंजेक्शन प्रोसीजर में आपको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले पेशेंट आपके पास आया, आपने प्रिस्क्रिप्शन देखा, प्रिस्क्रिप्शन में आपको मिला इंजेक्शन पैरासीटामोल, ठीक है। डोज था उसका 300 mg, लगाना था IM, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी थी उसको स्टेट डोज देनी है। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, आपको पता चल गया, प्रिस्क्रिप्शन आपने पढ़ लिया। इसके बाद आप पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन इज द सेंस, आप पेशेंट को बता सकते हैं कि इंजेक्शन आपके जो है मसल्स में लगेगा, बैक पे लगेगा, ताकि पेशेंट उसके लिए प्रिपेयर हो जाए, क्लियर है। पेशेंट प्रिपेयर हो चुका है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंजेक्शन को निकालेंगे। आपको इंजेक्शन को पहचानना है, क्लियर है, कि ये पैरासीटामोल एम्पूल फॉर्म में आता है, उसको आपको लेना है हाथ में। उसके बाद आप क्या करोगे, एम्पूल को ब्रेक करोगे, क्लियर है। एम्पूल ब्रेक करते टाइम आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आप एम्पूल को ब्रेक करते हो तो एम्पूल के ऊपर एक हिट पॉइंट दिया होता है, हिटिंग पॉइंट, जहाँ पर आपको हिट करना है ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए एक निशान दिया होता है। हो सकता है कि वो ब्लू डॉट हो या रेड डॉट हो या फिर रिंग हो, ठीक है। तो एम्पूल के अंदर ऐसे कुछ अलग अलग इंडिकेशंस दिए होते हैं, हिट पॉइंट दिए होते हैं, जहाँ पर आप फोड़ने के लिए हिट कर सकते हो। इज इट क्लियर? अब आपने क्या किया, एम्पूल को तोड़ दिया, हिट करके ब्रेक कर दिया। अब आप क्या करेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है इंजेक्शन को लोड करना, है ना, इंजेक्शन को भरना। तो इंजेक्शन भरना आपको आना चाहिए। अगर एम्पूल आपके पास अवेलेबल है तो एम्पूल जो होता है वो नीचे की तरफ रहता है, जो आपकी सिरिंज है वो ऊपर की तरफ रहेगी। देन फिर उसको आपको क्या करना है, लोड करना है। इज इट क्लियर? और अगर मैं वाइल की बात करूँ तो वाइल हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी और इंजेक्शन आपका क्या रहेगा, सिरिंज आपकी जो वो नीचे की तरफ रहेगी। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से आपको उसको फिल करना है। अगर एम्पूल है तो नीचे की तरफ रहेगा, वाइल है तो ऊपर की तरफ रहेगी।
इज इट क्लियर? एम्पूल है तो आप कोशिश करें हब से भरने की, यानी कि जो आपके पास सिरिंज है उसके निडल आप निकाल दो और हब से उसको भरने की प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगी। क्योंकि क्या होता है, हम सिरिंज से जो निडल है, निडल से हम इंजेक्शन भर तो लेते हैं, लेकिन वो ग्लास के कांटेक्ट में आके निडल थोड़ी सी ब्लंट हो जाती है। उसके बाद आप चाहे आईएम लगा रहे हो चाहे आप आईवी लगा रहे हो, दोनों सिचुएशन में पेशेंट को पेन होगा, क्योंकि निडल जितनी शार्प रहेगी उतनी इजीली प्रिक करेगी, है ना। और ब्लंट होने के बाद क्या होगा कि उसको प्रिक अगर अपन पेशेंट को कर रहे हैं तो उसको पेन महसूस होगा ज़्यादा। तो हमें पेशेंट के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस को बेटर करना है। क्लियर है? तो हम कोशिश करेंगे उसको हब से भरने की। एम्पुल को आप 2 4 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, हैबिट में आ जाएगा, उसे इसी प्रकार से आपको भरना है। क्लियर है? तो नेक्स्ट आपने स्टेप किया है, आपका इंजेक्शन पूरी तरीके से लोड हो चुका है। देन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर आप पेशेंट को आईएम इंजेक्शन, क्योंकि हमारे एग्जांपल में अभी पैरासीटामोल है तो आईएम इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं। अगर आईएम इंजेक्शन हम लगा रहे हैं तो पेशेंट को कौन सी पोजिशन देंगे? पेशेंट को हम देंगे लेटरल पोजिशन। ठीक है, लेफ्ट लेटरल भी हो सकती है, राइट लेटरल भी हो सकती है, लेकिन लेटरल पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? अगर इंजेक्शन 2 ml या 2 ml से ज़्यादा है तो ग्लूटियल मसल हम अपन प्रीफर करेंगे। क्लियर है? तो पोजीशन के अंदर लेटरल पोजीशन आपने दे दी, जिस तरफ पेशेंट करवट लेके लेटा है तो नीचे जो उसका पैर रहेगा बेस पे, वो पैर आपको स्ट्रेट रखवाना है। ठीक है, और ऊपर वाला जो पैर है, जिस हिप पे आप इंजेक्शन लगाने वाले हो, जिस बटक पे, उस वाले पैर को आपको क्या करना है, नी को 90 एंगल पे आगे की तरफ मुड़वा देना है। पेशेंट को बोलेंगे हम कि घुटने को पेट की तरफ लेकर आइए। जब पेशेंट घुटने को पेट की तरफ लेकर आते हैं तो उस सिचुएशन में जितनी भी ग्लूटियल मसल्स होती है वो आपके बटक एरिया के ऊपर इकट्ठी हो जाती है, ताकि अपन इजीली इंजेक्शन को लगा सकें। इज इट क्लियर? अगर कोई थिन पेशेंट भी है तो हो सकता है वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मसल्स बहुत कम रहता है, तो इस पोजीशन में थोड़ा बहुत मसल जो होगी वो एक जगह इकट्ठी होगी और आप इजीली इंजेक्शन को लगा पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहता है? आपके पास में इंजेक्शन प्रिपेयर हो चुका है, पेशेंट पूरा पोजीशन में है। देन आपको क्या करना है? सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करनी है, किस जगह इंजेक्शन लगता है। आपका इलियक क्रेस्ट जो होता है, यानी कि मैं आपकी बात करती हूँ पेल्विक बोन्स की, तो पेल्विक बोन के अंदर जो सबसे बड़ी बोन होती है इलियक, इलियक बोन के ऊपर जो रेस्ट एरिया होता है उसको बोलते हैं इलियक क्रेस्ट। यानी कि मेल फीमेल की जो पेंट का जो बेल्ट जहाँ पर अटका हुआ होता है ना, वो बोन हम सब फील कर सकते हैं। उसी बोन को पेशेंट के ऊपर फील करना है और 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो पीछे की तरफ निकल कर आएगा आपका बटक का अपर लेटरल पार्ट। ठीक है, तो अपर लेटरल पार्ट पे आपका इंजेक्शन लगता है। क्लियर है? आपने लोकेशन सेलेक्ट कर दी कि इस जगह पे इंजेक्शन लगाना है। इसके बाद आपका स्टेप क्या रहेगा? इसके बाद स्टेप रहता है आपका, जहाँ भी आप इंजेक्शन लगा रहे हो उस एरिया को क्लीन करने का। ठीक है, उसे सरफेस जब हम क्लीन करते हैं तो उसके लिए स्पिरिट का हम यूज़ में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें पता है कि आपकी स्किन भी एक प्रकार की सरफेस है और सरफेस के ऊपर किसी भी प्रकार के बैक्टीरियाज, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो जब आप इंजेक्शन लगाते हो तो निडल सबसे पहले स्किन के कांटेक्ट में आती है ना, स्किन के कांटेक्ट में निडल आ रही है, इट मीन्स जो भी स्किन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये निडल पर जाएंगे और उसके बाद में निडल के थ्रू पेशेंट में जाएंगे। क्लियर है? तो आपने इंजेक्शन तो लगा दिया लेकिन साथ में पेशेंट को इन्फेक्शन भी दे दिया। क्लियर है? तो आपको क्या करना है कि जहां भी आप इंजेक्शन लगा रहे हो, चाहे वो आप आईएम लगा रहे हो चाहे वो आप आईवी लगा रहे हो, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले स्पिरिट से आपको जिस जगह इंजेक्शन लगाना है उस सेलेक्टेड साइट को क्लीन करना है। क्लीन किस प्रकार से करना है? मान लो कि ये सेलेक्टेड साइट है, तो इस सेलेक्टेड साइट से एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर रोटेशन मैनर के अंदर आपको क्या करना है? क्लीन करना है, अंदर से बाहर की तरफ। इज इट क्लियर? इनर टू आउटर साइड आपको क्लीन करना है और आपको क्या करना है? एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर तक इस एरिया को क्लीन करना है। इज इट क्लियर? जब एरिया आपका क्लीन हो चुका है देन उसके बाद में अगर आईएम इंजेक्शन हम लगा रहे हैं तो कितने डिग्री पे जाएगा? 90 डिग्री पे जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री पे आपको स्ट्रेट इंजेक्शन को प्रिक कर देना है। इज इट क्लियर? अब अगर आपने इंजेक्शन को अंदर प्रिक कर चुके हैं तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप श्योर कर दीजिए कि निडल पूरी तरीके से अंदर गई है। ठीक है, जब आप इसको अंदर की तरफ प्रिक कर रहे थे तो ये इजीली इंसर्ट हुई है।
ठीक है, क्योंकि आप जब इंजेक्ट करते हैं और आपको लग रहा है बीच में कोई हार्डनेस है, तो आपको इंजेक्शन कभी भी नहीं लगाना है, तुरंत उसको आपको निकाल देना है। ठीक है, जब ये सॉफ्टली जा रही है तब आप पूरी नीडल अंदर जाने दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हब वाले पार्ट को होल्ड करना है। ठीक है, हब वाले पार्ट को होल्ड करने का रीज़न ये होता है कि जब आप हब के पार्ट को होल्ड कर लोगे तो सबसे पहले तो नीडल स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, नीडल हिलेगी नहीं, पेशेंट को पेन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, नीडल हब से अलग नहीं होगी। कई बार इंजेक्शन हम लगाते हैं और कोई ऑयली फॉर्म के इंजेक्शन होते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपकी हब और आपकी नीडल दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है। ठीक है, तो उस परिस्थिति से बचने के लिए आपको हब वाले एरिया को क्या कर देना है, टाइटली होल्ड करके रखना है। देन उसके बाद में आपको पिस्टल को हल्का सा पीछे की तरफ पुल करना है। पुल करते समय आपको दो चीज़ें देखनी होगी, या तो यहाँ पर एयर आपको दिखेगी हब वाले एरिया में। अगर एयर आ रही है इट मीन्स आपका जो इंजेक्शन है वो पूरी तरीके से मसल्स में है, आप उसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर ब्लड आया है इट मीन्स आपने सियाटिक नर्व डैमेज कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आप तुरंत इंजेक्शन को निकाल दें, वो इंजेक्शन आपको पुश नहीं करना है। ठीक है, अगर बाई चांस आपका एयर आ चुका है, देन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, इंजेक्शन को इजीली प्रेस करें। पिस्टल को पीछे की तरफ से इजीली आपको क्या करना है, प्रेस करना है और स्ट्रेट इसको वापस क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। और आपके पास ड्राई स्वाब जो रहेगा उसको इंजेक्शन साइड पे लगा कर रखना है। ठीक है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मालिश ना करें, क्योंकि पहले काफ़ी टाइम से चला आ रहा है कि मालिश करते हैं, पेशेंट भी मालिश करते हैं, उनके अटेंडर भी मालिश करते हैं। तो उस सिचुएशन को क्या करना है, अवॉइड करना है। पेशेंट को समझाना है कि जहाँ पर इंजेक्शन लगाएं वहाँ बहुत ज़्यादा मालिश ना करें, क्योंकि एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि लोगों की सोच ऐसी होती है कि मालिश करेंगे तो दवाई जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना, जबकि आपकी मसल्स का काम है एब्जॉर्ब करने का। अगर आपने मेडिसिन लगा दी है, दवाई लगा दी है, तो उसके बाद में वो नेक्स्ट स्टेप उसका एब्जॉर्प्शन का ही रहेगा। आप मालिश करोगे तो भी एब्जॉर्ब होगी, आप मालिश नहीं करोगे तो भी एब्जॉर्ब होगी। लेकिन मालिश करने से साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, आपने टिश्यू इंजरी की है ना, आपने एक निडिल को अंदर डाला है, तो निडिल अंदर डाली इट मीन्स अंदर सेल टिश्यू इंजर्ड हो चुकी है। अब इंजर्ड सेल टिश्यू को आप ऊपर से रब कर रहे हैं, है ना, तो वो और ज़्यादा इंजर्ड होगी ना, तो उससे तो पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आगे जाके। अगर आप उसको मसाज नहीं करेंगे तो इजीली वो एब्जॉर्ब हो जाएगी मेडिसिन और टारगेट ऑर्गन तक चली जाएगी। तो ये मिथ हटाना है मरीजों का कि इसको मालिश करने से फटाफट एब्जॉर्ब होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मसल्स का काम एब्जॉर्प्शन का है, आप मालिश करोगे तो भी एब्जॉर्ब होगी, आप मालिश नहीं करोगे तो भी वो एब्जॉर्ब ही होगी। इज इट क्लियर? तो ये कुछ स्टेप होती है इंजेक्शन लगाने की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप क्लीनिंग नहीं करते हो या इनमें से कोई भी स्टेप नहीं करते हो तो वहाँ पर मिस मेडिकेशन का खतरा रहता है। इज इट क्लियर? तो आपको पूरी क्लास को अच्छे से देखना है, समझना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, देन उसके बाद पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी